तो रिलेटिव वेलोसिटी एज द नेम सजेस्ट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू और रिलेटिव टू सम अदर ऑब्जेक्ट। इसमें जिस ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है उसको हम स्टेशनरी मान लेते हैं, एंड उसके रिलेटिव जो दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। इसका डिटेल्ड कंसेप्ट और यूज एक्सप्लेनेशन इसकी नेक्स्ट चैप्टर में आती है, मोशन इन अ प्लेन में। वहां इसका यूज होगा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी हुई है वहां पे। यहाँ आपको इसकी थ्योरी में नहीं पढ़ना है, वन डायमेंशन में सिर्फ एक फॉर्मूला होता है इसका, दो फॉर्मूला है बेसिकली एक दूसरे से सिमिलर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वी बी माइनस वी ए, एंड ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ए वी ए माइनस वी बी। सिर्फ इतना यूज होता है वन डायमेंशन मोशन में, सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको। एंड यहाँ से दिख भी रहा है आपको कि वी बी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी, इन फॉर्मूला से क्लियर हो रहा है आपको, वही आगे बताया गया है। दिस शोज दैट वी बी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी। सिर्फ इतने फॉर्मूले यूज होते हैं वन डायमेंशन मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी के। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स विद इक्वल वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के तीन ग्राफ्स हैं टोटल जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। इक्वल वेलोसिटी का ये ग्राफ है, देखिए एक्सटी ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी, इन दोनों में स्लोप बिल्कुल सेम है। इन बोथ द केसेस थीटा इज एब्सोल्युटली सेम, सो स्लोप सेम, तो वेलोसिटी इक्वल। एंड आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है बी वाली ये ऊपर है, ए वाली नीचे है, तो इसका कुछ ज्यादा होना चाहिए ना। तो ज्यादा यहाँ पे सिर्फ इतना है कि मीटर में ऊपर है, यानी कि जो ओरिजिन से डिस्टेंस है जहां से मोशन शुरू हो रहा है इन ऑब्जेक्ट्स का, बी 20 मीटर से स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से और ए 10 मीटर से स्टार्ट कर रहा है। सिर्फ इतना फर्क है इस ऊपर नीचे लाइन में, इन दोनों की स्लोप सेम है तो वेलोसिटी एब्सोल्युटली सेम। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल वेलोसिटी की ऑब्जेक्ट्स को इन रिलेटिव मोशन। एंड दूसरा ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद अनइक्वल वेलोसिटी। जी हाँ, यहाँ पे स्लोप अनइक्वल होंगी, सिर्फ इतना है। एंड यहाँ पे आप देख के भी पता लगा सकते हैं, स्लोप ए की कुछ आ रही है और बी की स्लोप कुछ है। बी की कम दिख रही है आपको स्लोप, स्लोप कम है तो वेलोसिटी कम होगी बी की, और ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ये भी प्रिडिक्ट करना आपको आना चाहिए। तीसरा है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटीज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो यही चीज यहाँ पे डिपिक्ट की गई है। देखिए इसकी स्लोप देखिए, ए की आपको एक्यूट एंगल मिल रहा है एंड इन द स्लोप ऑफ बी आपको ओब्ट्यूस एंगल मिल रहा है, मींस नेगेटिव वेलोसिटी फॉर द बी ऑब्जेक्ट इसके मोशन के लिए, ए के लिए पॉजिटिव वेलोसिटी, इसीलिए बोल रहा है दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे इन ग्राफ्स को देख के आप पहचान सकते हैं कि इनका डिस्क्रिप्शन क्या है। नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑफ द चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, ये आखिरी ही है। एंड ऑफ कोर्स अब अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा तो उसी पे बेस्ड है ये। ट्रेन ए मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में विद 54 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी साउथ में मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? तो वी बी ए पूछा, तो वी बी माइनस बी ए होगा। एंड एनसीईआरटी ने सॉल्यूशन में पॉजिटिव डायरेक्शन ली है साउथ टू नॉर्थ, तो ट्रेन ए जो कि नॉर्थ में जा रही है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। आपसे वी बी माइनस वी ए पूछिए तो बी क्योंकि साउथ में जा रही है तो उसकी नेगेटिव वेलोसिटी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इसको कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में बाई मल्टीप्लाइंग बाई 5/18, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये जा रही है साउथ में, यानी -25 हो जाएगी वी बी माइनस वी ए। अब वी ए नॉर्थ में जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड। तो -25 -15 हमारे पास टोटल आ गया -40 मीटर पर सेकंड। वी बी माइनस वी ए का आंसर। बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है ग्राउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बी जा रही है साउथ में 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, साउथ नेगेटिव डायरेक्शन अज्यूम करी है हमने, तो -25 हो गई बी की। ग्राउंड
बी को लगेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता विद द सेम स्पीड, तो -25 बी की थी, ग्राउंड की उसको लगेगी 25 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव का। नाउ इन सी पार्ट, अ मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर आर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दी है मंकी की 18 किलोमीटर पर आर एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो मंकी की वेलोसिटी ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में आपको दे दी गई है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपसे पूछी है। इसको मैंने यहां सोल्व किया हुआ है, दिस इज पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन। तो मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए आपको गिवन है वी एम ए, तो ये आपने लिख ली, ये होगी वी एम माइनस वी ए। ये हमने अभी भी पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो वी एम आपसे यहाँ से पूछी है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये वी एम यहाँ से आ गया वी एम ए प्लस वी ए। अब मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आपको गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एंड मंकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन ए के, जिसका डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया, तो -5 हो जाएगी इसकी। एंड वी ए तो पॉजिटिव 15 हमने दे ही ली थी क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ट्रेन ए का है, तो इसकी 15 होगी, तो यहां से आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के हमने सोल्व कर लिए, -40, 25 एंड 10। here you can see -40 पहले पार्ट का आंसर, फिर 25 मीटर पर सेकंड एंड देन 10 मीटर पर सेकंड द लास्ट पार्ट। here we have completed the theory of the chapter motion in a straight line। इसकी समरी और बाकी सारे फिजिक्स चैप्टर की समरी में मैं एक भी पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं आपको एक एक पॉइंट इसका पढ़ना चाहिए पेपर से एग्जैक्टली पहले। फिजिक्स में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, समरी रेडीमेड नोट होती है आपका, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलाज मेंशन होते हैं। एंड 30 to 40 क्वेश्चंस, इतना बड़ा आप मान सकते हैं नीट में सिर्फ फॉर्मूला से ही आता है फिजिक्स में। तो समरी आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस ना कर लिया हो, इसलिए अभी इसको नहीं देख रहे हैं हम। एंड ये टेबल भी, इसमें भी सारे वही फिजिकल क्वांटिटीज दिए हुए हैं जो डिटेल में हमने थ्योरी में डिस्कस किए हुए हैं, तो इसको हम अभी के लिए स्किप करते हैं। एंड ये एक चीज है पॉइंट्स टू पॉन्डर, इसमें कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं, इवन सारे ही चैप्टर में ऐसे मिलेंगे आपको जो थ्योरी में ज्यादा इलेबोरेट वे में मेंशन नहीं है, एंड एज ए एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरी आपको ये पॉइंट्स यहाँ दिए जाते हैं। तो इनमें जो जो यूनिक पॉइंट्स मुझे लगेंगे वो जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे मैंने एक पॉइंट की बात आपसे थ्योरी में भी की थी जब मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा था, कि एक्सेलरेशन के साइन पे डिपेंड नहीं करता कि स्पीड अप हो रही है यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। यही है इसका फोर्थ पॉइंट। इफ अ पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, and if its speed is decreasing, the acceleration is in direction opposite to that of velocity। so ये एक जनरल स्टेटमेंट है, यहाँ कहीं भी साइन ऑफ एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है, हर जगह ये एप्लीकेबल है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का मीनिंग ही ऐसे, उसको डिफाइन ही ऐसे किया जाता है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, वेदर चेंज वो उसको डिक्रीज करने में कर रहा है या इंक्रीज करने में कर रहा है। चेंज के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वेलोसिटी के लिए, इट इज एक्सेलरेशन ओनली। तो अगर स्पीड अप हो रही है तो एक्सेलरेशन साथ दे रहा है उसका, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और अगर ये डिक्रीज हो रही है देन इट मस्ट बी इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड द एक्सेस। तो साइन पे ये इंडिपेंडेंट है, मैंने आपको बता दिया कि डिफाइन ही ऐसे होता है एक्सेलरेशन, साइन की बात यहाँ पे कहीं हो ही नहीं रही है। नाउ द साइन ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट टेल अस वेदर द
स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने। इफ अ पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, दिस एक्सेलरेशन दो नेगेटिव रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन स्पीड। For a particle thrown upward, same negative acceleration of gravity results in decrease in speed। तो हमेशा acceleration due to gravity downward ही act करता है, हमने देखा था थ्योरी में, इसकी नेगेटिव ही वैल्यू होती है हमेशा। तो दोनों ही चीजें कर रहा है, अगर ऊपर से गिराओगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगा ये, और नीचे से थ्रो करोगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज करेगा, एक मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो एक सेम साइन दोनों काम कर रहा है। इससे हमें पता लग रहा है कि साइन ऑफ एक्सेलरेशन पे स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है ये डिपेंड नहीं करती है। The zero velocity of a particle does not necessarily imply that acceleration is also zero, and its vice versa is also true. Zero acceleration does not necessarily imply zero velocity. Acceleration change in velocity होता है, अगर zero acceleration है तो change नहीं हो रहा कोई velocity में, uniform velocity है उसकी, constant velocity है। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है या कोई वैल्यू भी हो सकती है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ इतना है फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है वेलोसिटी में। तो ये वाइस वर्सा दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे एक्सप्लेन होती है, पार्टिकल थ्रोन अप हैज जीरो वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पॉइंट बट द एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट कंटिन्यूज टू बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब तक फ्री फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट, हवा में लटका हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो उस पर लगेगा ही, मैक्सिमम हाइट पे भी पहुंच जाए वो भले ही, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ये पॉइंट यहाँ पे वैलिड होता है कि जीरो वेलोसिटी डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई जीरो एक्सेलरेशन, वो फ्री फॉल के केस में लग ही रहा होता है हमेशा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे यूनिक लगे इसमें, बाकी सब ऐसा कुछ है जो थ्योरी में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड अब एक्सरसाइज की बारी इस चैप्टर में। एंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज द वन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। आपको बताना है कि कौन सी बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जा सकता है। इन द फर्स्ट केस अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स, ये आ गया वो वर्ड ही है, सिर्फ ये कंसेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया एनसीईआरटी में। जर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, तो आपको बोल रहा है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। तो एक रेलवे कैरेज यानी रेल का डब्बा एक है सिंगल, दो स्टेशन के बीच में मूव कर रहा है, तो कितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो स्टेशन के बीच में एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दिस रेलवे कैरेज। इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ए को डेफिनेटली किया जा सकता है, ए इज कैन बी ट्रीटेड एट पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैंने टिक लगाया है जिनको कर सकते हैं हम। दूसरा है मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब अगर आपने ये खेल देखा हो तो जो सर्कुलर ट्रैक पे वो घूमता है बंदा उस मंकी को लेके, वो काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू द size of his cycle and the size of monkey also. So here also for the purpose of calculation of circular motion, whether it be acceleration or velocity, whatever you want to calculate, you can take monkey or the man and even the cycle as the point object on the circular track. तो ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड इन द थर्ड केस अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अब देखिए क्रिकेट बॉल का साइज कितना होता है और जिस सरफेस पे वो ग्राउंड पे पड़ती है उसका साइज कितना होता है, दोनों का बराबर ही होगा ना, जितना उसका साइज है उतना ही तो ऑक्यूपाई करेगी उस ग्राउंड पे। तो साइज क्योंकि यहाँ पे बराबर ही है इसलिए इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया जा सकता, साइज बहुत कम होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का एज कंपेयर टू डिस्टेंस इज मूव्ड। And in the fourth case, tumbling beaker that slipped off the edge of a table. अब एज ऑफ अ टेबल जिससे वो बीकर स्लिप कर रहा है उसका भी साइज बीकर के साइज के कंपैरेबल ही होगा, उसके जितना ही होगा, इसलिए इसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सटी ग्राफ आपको एक गिवन है जो कि नेक्स्ट पेज पे है एंड इसमें एक गलती भी है, आपको पता लगेगा जब इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। मैंने उसको सही से ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसमें दो चिल्ड्रंस हैं जो स्कूल से अपने घर की ओर जा रहे हैं, देयर होम्स आर पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली,
ऑफ द चिल्ड्रंस ए एंड बी। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन, ए और बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए। तो ये एक्स ग्राफ है एंड पी है घर ए का। तो आप देख सकते हैं एक्स इस पे एक्सेस पे जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे डिस्टेंस शो किया गया है। पहले पी आ रहा है तो ओ स्कूल से ए का घर पहले है क्योंकि पी ए का घर है, तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। एंड ए और बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, मतलब कौन सा पहले चलता है स्कूल से। तो टाइम एक्सिस में जो पहले आएगा, ये देखिए जहां से टाइम शुरू हो रहा है वहीं से ए चल रहा है, तो अगेन ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी। थर्ड क्वेश्चन कौन सा फास्ट वॉक कर रहा है इनमें से, तो आपको स्लोप देखनी है। एक्स ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी, जिसकी ज्यादा होगी उसकी ही वॉकिंग स्पीड ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ से स्लोप आपको ज्यादा दिखाई दे रही है बी की, एंड स्लोप कम है, एक्चुअली स्लोप बी की कम है और ए की ज्यादा है। सीधा ये खड़ा है, एक्चुअली क्रिस क्रॉस हो रखा है इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये ए है और ये बी है। अब सीधी खड़ी हुई है बी वाली लाइन, तो इसकी स्लोप ज्यादा है। पड़ी हुई है ए की तो इसकी स्लोप कम है। एंगल ही होता है स्लोप, तो बी ज्यादा है तो बी वॉक्स फास्टर देन ए, ये होगा इसका आंसर। एंड डी पार्ट में आपसे पूछा, देखिए यहाँ गलती निकलती है एनसीईआरटी की, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। जी हाँ, पीछे आंसर देखेंगे आप एनसीईआरटी में, वहां पे सेम लिखा हुआ है। एंड आगे जो डायग्राम बनाया एनसीईआरटी ने, देखिए यहाँ इसका टाइमिंग अलग है और यहाँ इसका टाइमिंग अलग है। होम पे रीच करने का दोनों का टाइमिंग अलग बनाया हुआ है एनसीईआरटी ने, तो ये रॉन्ग ग्राफ बना दिया है। पीछे जो आंसर दिया है उसके रिस्पेक्ट में मैंने सही बनाने की कोशिश करी है, तो पीछे आंसर सेम है तो सेम ही आपको मानना। अगर एग्जाम पे क्वेश्चन आया तो कुछ ऐसा होगा, ये ग्राफ जो एनसीईआरटी ने दिया है वैसा नहीं होगा। नाउ द लास्ट पार्ट, कौन सा ओवरटेक कर रहा है कौन से को और कितनी बार। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं एक ही बार क्रॉस हो रहा है इनका लाइन ऑफ मोशन, एंड बी ओवरटेक कर रहा है ए को एक ही बार। तो बी ओवरटेक्स ए ओनली वंस, बी की क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है ना, फास्ट मूव कर रहा है, तो वो ए को ओवरटेक कर ले रहा है, एक ही बार कर रहा है ड्यूरिंग द मोशन। ये भी ग्राफ से क्लियर हो रहा है। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको एक एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है, जो कि पीछे जिसका आंसर नहीं गिवन है। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, एनटी वो क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जिनके आंसर्स एनसीईआरटी खुद ऑफिशियली कंफर्म नहीं करता। तो जिन क्वेश्चंस के आंसर्स एनसीईआरटी ने नहीं दिए वो आपको स्किप कर सकते हैं, वो एनटी नहीं पूछने वाला उनको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, आपको मैन्युअली ही सॉल्व करना होगा कैलकुलेशन करके से। एक ड्रंकार्ड है जो कि 5 स्टेप्स आगे चलता है और 3 स्टेप्स बैकवर्ड चलता है। एक स्टेप का साइज 1 मीटर है और 1 सेकंड लेता है वो एक स्टेप लेने में। एक पिट है, गड्ढा है 13 मीटर्स अवे। आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको इस गड्ढे में गिर जाने के लिए। तो कैलकुलेट करना होगा आपको इसको मैन्युअली ही। 8 स्टेप्स में वो 2 मीटर आगे बढ़ रहा है, एंड 8 स्टेप्स का मतलब 5 आगे जा रहा है और 3 पीछे आ रहा है, तो टोटल होगी 8, 5 मीटर आगे चला 3 मीटर पीछे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस उसने 2 मीटर ट्रेवल किया। इसी तरीके से 16 से करेगा 4, 8 का टेबल फिर चल रहा है ये, 8 थे 24, 8 चौक 32 और फिर और 2 चौके 8, 32 स्टेप्स में वो 8 मीटर चल जाएगा। अब 8 मीटर से जैसे ही वो 5 स्टेप्स आगे चलेगा तो 8 और 5 13 हो जाएंगे और 13 मीटर आ जाएगा। एंड 32 + 5 37 सेकेंड्स, ऐसे 37 सेकेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है। he would take to fall into that pit। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, और कोई तरीका नहीं है ये क्वेश्चन करने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a jet airplane traveling at the speed of 500 km/h ejects products of combustion with a speed of 1500 km/h relative to the jet plane।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो सिमिलर क्वेश्चन है, जो सी पार्ट है, लास्ट एग्जांपल था मंकी वाला, उसमें मंकी की वेलोसिटी दी थी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन एंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछी थी। यहाँ पे इजेक्शन प्रोडक्ट्स हैं जेट प्लेन के, उनकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेन दी है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपसे पूछी है। तो सेम यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा रिलेटिव वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू जेट आपको गिवन है, तो ये हमने लिख लिया वीपी माइनस वीजे। यहां से प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी वीपी आपको निकालना, तो ये हो जाएगा वीपीजे प्लस वीजे। अब वीपीजे आपको गिवन है एंड जेट्स की जो इजेक्शन है, इजेक्शन प्रोडक्ट्स, उनकी वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको उस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया क्योंकि वही निकालना है ना, इसलिए वो पॉजिटिव ले लिया। तो प्रोडक्ट्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जेट 1500 किलोमीटर पर आवर थी, ये हमने लिख ली, ये पॉजिटिव डायरेक्शन इसको ले लिया। जेट क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो उसकी डायरेक्ट वेलोसिटी होगी नेगेटिव में 500 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल यहां से आ जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर the velocity of products with respect to ground. Now question number 6 is based on the concept of stopping distance। आपको इनिशियल स्पीड दी है एक ऑब्जेक्ट की, कार है वो, और स्टॉपिंग डिस्टेंस भी आपको दे दिया है। रिटार्डेशन यानी डीसेलरेशन पूछा है और कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में, ये भी पूछा। तो पहले रिटार्डेशन हमें निकालनी होगी। एक ही फॉर्मूला है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g या 2a। तो यहां से एक्सेलरेशन डीसेलरेशन आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2s द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको 126 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5/18, यू विल गेट 35 मीटर पर सेकंड। यू स्क्वायर बाय 2s आपको करना है। एंड यहाँ पे एक जो 35 है उसको 40 मान लीजिए आप, और एक जो 35 है उसको 30 मान लीजिए। तो ये कंपनसेट हो जाएगा कैलकुलेशन में। इजी कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा करते हैं। तो 40 गुना 30 यहां से आ जाएगा 1200, नीचे है 400, सो 3 पे कट रहा है तो 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगी आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से। एंड यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, फाइनल जो वेलोसिटी है उसकी 0 हो जानी है स्टॉप होने के बाद। तो फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट कीजिए, यू विल गेट t इज इक्वल टू a बाई यू। इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू u बाई a बेसिकली, या क्योंकि u इज इक्वल टू a बचेगा ना, तो t हो जाएगा u बाई a यानी 35/3.06 है। सो 11×3 = 33 होता है। यहाँ पे 35 है तो 11 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 11.4 सेकेंड आपके पास ये टाइम आ जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का। ना क्वेश्चन नंबर 7 इज बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। दो ट्रेन हैं ए एंड बी, जिन दोनों की लेंथ 400 मीटर है एंड दो पैरेलल ट्रैक्स पे वो ट्रैवल कर रही हैं सेम स्पीड से, सेम डायरेक्शन में। ए आगे है बी से। अब बी डिसाइड करता है ए को ओवरटेक करने के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेट करता है, और 50 सेकंड के बाद गार्ड ऑफ बी पास कर जाता है ड्राइवर ऑफ ए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गार्ड होता है किसी भी ट्रेन का सबसे पीछे और ड्राइवर सबसे आगे होता है, यानी पूरी तरीके से पास कर गई है बी ट्रेन ए को इन 50 सेकंड्स। आपको बताना है ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था उनके बीच में। तो डिस्टेंस आपको पूछा है, इसी की टर्म्स में आपको सोचना है। डिस्टेंस का एक ही काइनेमेटिक इक्वेशन है, सेकंड वन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो बी एक्सेलरेट कर देता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और 50 सेकंड के लिए ऐसा करता है। उसका डिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिए एंड 50 सेकंड्स में ए कितना ट्रैवल करेगा ये आप फाइंड कर लीजिए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा ओरिजिनल डिफरेंस, क्योंकि इनमें डिफरेंस तभी आया था जब एक्सेलरेशन किया था बी ने। उससे पहले ये दोनों उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे एंड इनके बीच में जितना डिस्टेंस था वही मेंटेन हो रखा था, क्योंकि इन दोनों की स्पीड सेम थी। तो एक्सेलरेशन ने डिफरेंस क्रिएट किया है, तो जो डिफरेंस होगा इसके बाद वही विल बी टेकन एज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम।
सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन लेंगे आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 72 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए 2250 मीटर आ गया इसका ट्रेन बी का डिस्टेंस। एंड ए क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं कर रही है तो यूटी ही खाली बचेगा इसमें, हाफ एटी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ए जीरो है। तो इसने 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया उन 50 सेकेंड्स में। तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1250 मीटर एंड दिस वाज ओनली द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ट्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी सिचुएशन मैं आपको समझा देता हूं। इसमें ए एक कार है जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड बी एंड सी टू कार्स आर अप्रोचिंग ए फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। ये उनकी स्पीड्स गिवन है, मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में। एंड अब बी चाहता है कि वो ए को ओवरटेक कर ले बिफोर सी डज। दिस इज एन क्रूशियल लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन, बिफोर सी डज इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको निकालना है टाइम वो जो सी लेगा ए को अप्रोच करने में या उसको ओवरटेक करने में विद द स्पीड दैट सी डू हैव, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ बी करेगा, एक्सेलरेट करके ही तो वो ओवरटेक कर पाएगा। इसके पास सिर्फ अपनी स्पीड है, इस स्पीड से वो कितना टाइम लेगा ए को अप्रोच करने में वो आपको निकालना है। उससे पहले फिर बी को एक्सेलरेट करके ए को ओवरटेक कर लेना है। तो टाइम आपको निकालना है। डिस्टेंस आपको गिवन इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर है, मीन्स 1000 मीटर, स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड एक्चुअली, क्योंकि ए उसकी तरफ सी की तरफ मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड इसीलिए सी को ज्यादा तेजी से मूव होता हुआ दिखेगा ए एंड ऐड हो जाएगी उसकी स्पीड इसमें क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सी की स्पीड हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड जिससे वो अप्रोच कर रहे होंगे ए और सी दोनों। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड आपको देनी थी 1000 डिवाइड बाई 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 40 सेकेंड इज द टाइम जो कि सी टेक करेगा इन अप्रोचिंग ए। अब इससे पहले बी को एक्सेलरेट करके पहुंच जाना है, ओवरटेक कर लेना है ए को। तो डिस्टेंस आपको गिवन है 1000 मीटर एंड डिस्टेंस और एक्सेलरेशन को रिलेट करता हुआ विद हैविंग टाइम आल्सो एक ही है, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाल लिए। यहाँ से एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है इसका आंसर, बहुत आसान कैलकुलेशन भी है इसकी। इसको क्वेश्चन नंबर 8 लिख देते हैं यहाँ पे ना। क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। एक बस लीव करती है एक रेगुलर बस सर्विस इन ईदर डायरेक्शन इन टी मिनट्स। ये ऑब्वियसली ये टाइम ही आपको बताना है। ये बेसिकली एक साइकिल है उस एरिया में जिसमें बस लीव कर रही है इन ईदर डायरेक्शन। ये साइकिल ही कंप्लीट हो रहा है ना, एक के बाद एक बसेस आ रही हैं उसमें। तो ये टी मिनट्स आपको बताना है उस बस सर्विस का साइकिल एंड उसकी स्पीड भी बतानी है आपको। एंड कंसेप्ट यूज करना है रिलेटिव वेलोसिटी का। अ मैन साइकिलिंग विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी नोटिस द बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऑब्वियस होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब बस मूव करेगी और मैन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उन दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी और फास्ट मूव होती हुई दिखेगी मैन को बस। इसलिए 6 मिनट ले रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड 18 मिनट ले रही है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। इन दोनों का यूज करके आपको टाइम पीरियड बताना है उस बस सर्विस का और कितनी स्पीड से वो मूव कर रही है ये आपको बताना है। एंड यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है इन दोनों ही केसेस में वेदर उसके डायरेक्शन में मूव कर रही है बस या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस तो सेम होगा ना, सेम ही है उस बस सर्विस का डिस्टेंस जहां से ये पाथवे है और जहां पे वो मूव कर रही है। तो डिस्टेंस सेम है, ये हिंट आपको लेना था इस क्वेश्चन से। एंड डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। सो जो वेलोसिटी हमें बस की निकालनी है
into time will be equal to the velocity, relative velocity of the cycle with respect to bus multiplied by the time it has taken। तो ये हिंट आपको लेना था। इन द फर्स्ट केस जब 18 मिनट लग रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में यानी वेलोसिटी कम लगेगी, उसकी v माइनस 20 होगी इनटू टाइम। एंड जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो कम टाइम लग रहा है, स्पीड ज्यादा होगी, तो v प्लस 20 इंटू 6। तो ये दो इक्वेशंस आपके सामने बन जाएंगी। अब सिर्फ दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हैं, सिंपल हो गया है ये क्वेश्चन। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया हमने तो vt से vt कैंसिल हो जाएगा। 6v प्लस 120 इज इक्वल टू 18v माइनस 360 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से 12v इज इक्वल टू 480 और v आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब v आपके पास आ गया, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में। लेट्स से फर्स्ट में पुट करते हैं तो 40t आपके पास आ जाएगा 20 इंटू 18, यहाँ से t आ जाएगा 9 मिनट्स। सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट पे। सिर्फ यही हिंट आपको लेना था इस क्वेश्चन से कि डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल हो रहा है इन ईदर केस। नाउ द 10th क्वेश्चन, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। चाहे अपवर्ड जा रहा हो चाहे डाउनवर्ड जा रहा हो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउन इन केस व्हेन अ बॉडी इज विद इन द एयर। तो ये वर्टिकली डाउन होगा हमेशा। बी पार्ट में द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, मोमेंटरी स्टेशनरी होती है, हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी जीरो है उस पॉइंट पे, v इज इक्वल टू 0। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहे कहीं भी हो एयर में, इट हैज कांस्टेंट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑलवेज डाउनवर्ड। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी। सी पार्ट में आपको चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड पीरियड गिवन है, x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 सेकंड। एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है आपको, तो साइन कन्वेंशन भी दे दिया है। आपको बताना है साइंस ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ इस पार्ट को। एक्सेलरेशन क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है ना, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, तो हमेशा थ्रू आउट द मोशन पॉजिटिव रहेगा एक्सेलरेशन, ये हमने सबसे पहले देख लिया। और जहां तक बात है पोजीशन की, तो क्योंकि उसने ओरिजिन मान लिया है हाईएस्ट पॉइंट को, तो हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर जाने से रही वो ऑब्जेक्ट, तो उसकी पोजीशन हमेशा हाईएस्ट पॉइंट से नीचे रहेगी। एंड डाउनवर्ड को आपने पॉजिटिव माना है, तो इसलिए उसकी पोजीशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो। एंड वेलोसिटी अपवर्ड मोशन के लिए होगी नेगेटिव एंड डाउनवर्ड के लिए होगी पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव माना हुआ है। So that's how you give signs to these quantities. नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि कितनी हाइट पे वो जाएगा ऊपर और कितना टाइम उसे लगेगा प्लेयर के हाथों में आने में। ये बॉल की बात हो रही है यहाँ पे, हाँ प्लेयर ने उछाला इस बॉल को। तो पहले पार्ट में आपको हाइट निकालनी है यानी डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ये आप दो काइनेमेटिक इक्वेशन के साथ कर सकते हैं। डिस्टेंस सिर्फ दो ही में है, सेकंड और थर्ड में, लेकिन टाइम आपको नहीं गिवन है, तो आप सेकंड नहीं यूज कर सकते, थर्ड यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि जीरो होती है हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पे, तो u स्क्वायर अपॉन 2a बचा s की वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू। एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है इसकी कैलकुलेशंस, क्योंकि 29.4 या 9.8 से एग्जैक्टली 3 पे कट रहा है, 9 या 27 होता है, 0.8 यहाँ पे एक्स्ट्रा और 2.4 ज्यादा है 27 से, ये तो एग्जैक्टली 3 से कंपनसेट हो रहा है, 3 से ये कट गया। और 29.4 ये इसका ऑलमोस्ट 30 मान लीजिए, डिवाइड बाय 2 तो 15 आ गया, 15 से 45 उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि 29.4 है ये नोट 30, तो 44.1 मीटर इज द हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट दैट दिस बॉल विल रीच। अब उसको टाइम भी बताना है कितना लगेगा प्लेयर के हैंड में आने में, ये सिमेट्री से हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसको रिटर्न करने में प्लेयर के हैंड में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि सिमेट्री है होगी यहाँ पे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन सेम एक्सेलरेशन है, तो ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा ये आप निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो है
v इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू u बाई a, तो u है 29.4, 9.8 है a, तो यहाँ से अगेन 9 3 पे कट रहा था, ऑलमोस्ट 3 सेकंड हो गया, एग्जैक्टली 3 पे कटा था पीछे, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसको 3 पॉइंट लगे, दोबारा प्लेयर के हैंड तक रिटर्न करने में 3 और लगेंगे, तो टोटल टाइम हो गया 6 सेकेंड्स। तो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है। पार्ट ए में बोल रहा है दैट अ पार्टिकल विद जीरो स्पीड एंड एट इंस्टेंट मस्ट हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, दिस इज ट्रू, बट यहाँ पे मस्ट हैव नहीं है, मे हैव है। हमने देखा था पॉइंट्स टू पॉन्डर में कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब एक पार्टिकल को थ्रो किया जाता है, स्पीड उसकी जीरो हो जाती है मोमेंटरी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टिल एक्ट करता है, नॉन जीरो होता है, तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। वहां पे भी हमने देख लिया था इसको। सेकंड में विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होती है स्पीड, तो मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो वेलोसिटी कैसे नॉन जीरो हो सकती है। ये भी इट मस्ट बी जीरो विद जीरो स्पीड। आपने कभी सुना है अ पार्टिकल और एन कार इज मूविंग विद 0 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी के बाद तो डायरेक्शन भी होती है ना, लेकिन जीरो से वो बोल रहा है, यानी मैग्नीट्यूड उसका जीरो है, इसका मतलब तो मूव ही नहीं कर रही है वो, डायरेक्शन अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैग्नीट्यूड जरूर होना चाहिए वेलोसिटी में, तो इसलिए जीरो स्पीड है तो वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होगी, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तीसरे में द कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव अ जीरो एक्सेलरेशन, ये ट्रू हो गई, क्योंकि पॉइंट्स टू पॉइंटर में भी हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा स्पीड में, तो एक्सेलरेशन जीरो ही होना चाहिए। एंड अगर यहाँ पे वेलोसिटी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए भी जीरो होता। कांस्टेंट स्पीड बोला है, स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। एंड वेलोसिटी में दो होती हैं, एंड कांस्टेंट वेलोसिटी बोली है, इसका मतलब दोनों के दोनों कांस्टेंट है, स्पेसिफाइड नहीं है वेलोसिटी में, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है तो दोनों ही कांस्टेंट होंगे, दोनों कांस्टेंट है तो अगेन जीरो एक्सेलरेशन है। डी पार्ट में पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ये भी अगेन पॉइंट्स ऑफ पॉइंटर में हमने देख लिया था, कोई जरूरी नहीं है रिलेशन ऑफ साइन ऑफ एक्सेलरेशन विद स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन ऑफ अ पार्टिकल, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता, बहुत अच्छे से हमने देख लिया था पॉइंट्स टू पॉइंटर में, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ये देखा हमने 11th क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द थिंग इसमें हमने पॉइंट्स टू पॉइंटर में ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको प्लॉट करना है स्पीड टाइम ग्राफ, पीछे एक्सटी ग्राफ था, यहाँ पे वीटी है, और 13th क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स आपको एक्सप्लेन करनी है। ये दोनों के ही आंसर एनसीईआरटी ने पीछे नहीं दिए हैं, इसलिए इन दोनों को हम नहीं करने वाले हैं। ये गोले मार देता हूं मैं, अनसर्कल कर देता हूं उन क्वेश्चंस को जो हमें नहीं करने होते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को अनसर्कल नहीं करता मैं, उसका सिग्निफिकेंस होता है, ये बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 नाउ, इसमें एक आदमी अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर एक मार्केट में जाता है 5 की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर, और उसको बंद हुआ जब मिलता है तो वापस आ जाता है 7.5 की स्पीड से। आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है पहले पार्ट में, तो क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से डिसाइड होती है, तो एवरेज वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको एवरेज स्पीड बतानी है, ये डेफिनेटली इसकी कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है, ये जो गया था और वो वापस आया था, दोनों ऐड होंगे इसमें। 0 से 30 मिनट के बीच में एवरेज स्पीड बतानी है आपको पहले पार्ट में, तो आपको टाइम गिवन है यहाँ पे 30 मिनट्स, इसको 1/2 आर बोल सकते हैं। डिस्टेंस गिवन है 2.5 किलोमीटर, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट स्पीड, तो यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। मैंने स्पीड बाद में लिखा है, वेलोसिटी पहले लिखा है। वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों सेम होंगी इस केस में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ये मैन विदाउट चेंजिंग हिज डायरेक्शन, एंड इस केस में स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है। फॉर द सेकंड केस 0 to 50 मिनट के बीच में वो पूछ रहा है, तो
7.5 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट्स के बाद इस स्पीड से चलेगा वो, वापस जब वो मार्केट से घर की ओर चलेगा तो इस स्पीड से 20 मिनट और ट्रैवल करना है उसको। 30 + 20 = 50, तो 20 मिनट को लिख सकते हैं 1/3 आवर, स्पीड इनटू टाइम यू विल गेट डिस्टेंस। सो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, यहाँ से 2.5 आपके पास आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर, यानी दोबारा घर पे वो पहुंच जाएगा। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई ना, जहां से चला था वहीं से आ गया, तो इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। एंड एवरेज स्पीड की अगर बात करें यहाँ पे, तो दैट वुड बी टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम 50 मिनट्स है एंड टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। सो 5 डिवाइड बाय 50 मिनट्स को आर में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग बाय 60, तो 60 ऊपर गया, तो यहाँ से 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड। और थर्ड पार्ट में 0 से 40 मिनट में आपको एवरेज वेलोसिटी और स्पीड बतानी है। तो 30 के बाद 7.5 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट्स के लिए चलेगा वो। तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। 10 डिवाइड बाई 60, ये मैंने 10 मिनट्स को आर में कन्वर्ट किया है एंड 7.5 स्पीड से मल्टीप्लाई किया, तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। ये डिस्टेंस जो वापस आ रहा है वो 2.5 जो किलोमीटर डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। उस घर से जो मार्केट का डिस्टेंस है उससे कम हो जाएगा, क्योंकि वापस आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट के केस में 2.5 से घट जाएगा, और पार्ट लेंथ, टोटल पार्ट लेंथ के केस में वो ऐड हो जाएगा, यही डिस्टेंस 7.5 डिवाइड बाई 6। तो वेलोसिटी के केस में ये आंसर आ रहा है 15.8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड क्योंकि उससे ज्यादा होती है, पाथ लेंथ क्योंकि ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए 45.8 आंसर आ जाएगा आपके पास किलोमीटर पर आवर फॉर स्पीड। सो दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। And the next question, question number 15, is based on this previous question only. Instantaneous speed हमेशा इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। इवन दो ये डिटेल में हमने डिस्कस किया था थ्योरी के अंदर भी, लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। किसी छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट एक पार्टिकल को अज्यूम किया जा सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि छोटा सा टाइम इंटरवल है, छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। एंड यही एक कंडीशन होती है फॉर द पाथ लेंथ टू बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी। ऐसा नहीं होता एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के केस में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है और पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाती है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एंड कोइंसिडेंटली ये सारे ही ग्राफ्स वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब एक एक का रीजन देख लेते हैं हम। ए इज एन एक्सटी ग्राफ, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ है, एंड एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो दो पोजीशंस दी हुई हैं किसी एक पार्टिकल, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये इम्पॉसिबल ग्राफ हो गया, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। इन द सेकंड केस वीटी ग्राफ गिवन है, एंड यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पॉजिटिव वेलोसिटी एंड उसी इंस्टेंट पे नेगेटिव वेलोसिटी दिखाई गई है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है टाइम इंस्टेंट पे, एट दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम दैट एन इंस्टेंट। दो डायरेक्शन नहीं हो सकते वेलोसिटी के, इसलिए ये भी एक वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं करता ग्राफ। तीसरे केस में स्पीड को नेगेटिव दिखाया गया है। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ग्राफ भी वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एंड इन दिस केस द फोर्थ पार्ट, टोटल पाथ लेंथ यहाँ पे डिक्रीज होती दिखाई दे रही है। कभी टोटल पाथ लेंथ डिक्रीज नहीं हो सकती, हमेशा इंक्रीज होती है। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकती है, तो ये भी मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता वन डायमेंशन। सो इंटरेस्टिंगली ये सारे ही ग्राफ्स नहीं रिप्रेजेंट करते वन डायमेंशनल मोशन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक एक्सटी प्लॉट दिया हुआ है वन डायमेंशनल मोशन के लिए। इज इट करेक्ट टू से दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0 and for on a parabolic path for t greater than 0 if not suggest a suitable physical context। तो सबसे पहले वो वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहा है ना,
एंड पैराबोलिक पाथ आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो पैराबोला में पाथ में ट्रैवल करता है। तो पैराबोलिक पाथ टू डायमेंशन मोशन, मोशन इन प्लेन का एक एग्जांपल है। तो वन डायमेंशन मोशन के लिए एक्सटी प्लॉट बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो गई। तो अगर ये इनकरेक्ट है तो किस रियलिस्टिक वर्ल्ड सिचुएशन को ये रिप्रेजेंट कर सकता है वो अभी आपको बताना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्सटी प्लॉट में जो स्लोप है, एक्सटी की स्लोप होती है वेलोसिटी, एंड स्लोप चेंज हो रही है यानी वेरिएबल है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्माइल बन रही है ये, एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन को इंडिकेट करती है ये। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन होनी चाहिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए दिस मोशन कैन बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एट एक्स इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0, उसकी ये सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि एक स्माइली बनाता हुआ जो ग्राफ होता है एक्सटी ग्राफ, दैट रिप्रेजेंट मोशन विद पॉजिटिव यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। So taking the downward direction to be positive, this can be called a body drop from a height x is equals to 0, एंड क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन का ही, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल होता है फ्री फॉल, तो इसको बोला जा सकता है ये। ना क्वेश्चन नंबर 18 इज बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। एक पुलिस वैन 30 किलोमीटर आर की स्पीड से चेज कर रही है थीफ कार को जिसकी 192 स्पीड है, और फायर करती है वो एक बुलेट विद 150 मीटर पर सेकंड स्पीड। व्हाट इज द स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार। तो बुलेट की स्पीड आपको बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द थीव्स कार, एंड क्योंकि पुलिस वैन से वो फायर की जा रही है बुलेट, तो उसकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी बुलेट में। सो 150 मीटर पर सेकंड पहले से थी बुलेट की स्पीड, 30 किलोमीटर पर आर पुलिस वैन की है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके 475/3 यहां से मीटर पर सेकंड आएगी बुलेट की स्पीड। अब बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू थीफ आपसे पूछी है, तो वीबी माइनस वीटी होगी ये 475/3 माइनस जो थीफ की बाइक की स्पीड है 192, इसको 5/18 से अगेन मल्टीप्लाई कीजिए तो 160/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 105 मीटर पर सेकंड आ जाएगी द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द थीव्स कार। या बाइक नहीं है, कार है इसकी, थीव की। क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन 17 के जैसे एक सूटेबल फिजिकल सिचुएशन आपको बतानी है इन सारे ग्राफ्स के लिए। तो ये हमने आपको थ्योरी में बताया था कि फिजिकल कंटेक्स्ट से आपको ग्राफ प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, और ग्राफ से कौन सी फिजिकल सिचुएशन डिराइव की जा सकती है, इन्फर आउट की जा सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन इवेंट्स के जो डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी ने पीछे दिए हैं आंसर्स में, मैंने उनको एज इट इज लिख दिया है। इन डिस्क्रिप्शंस के एक एक वर्ड को इस ग्राफ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बॉल इज एट रेस्ट, तो ओरिजिन पे आपको दिख रही है सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस में वर्टिकल डायरेक्शन में पोजीशन दिखाई गई है, वहां पे ओरिजिन दिख रहा है, तो रेस्ट पे है सबसे पहले बॉल ऑन अ स्मूथ फ्लोर। ये स्मूथ फ्लोर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये फ्लोर अगर रफ होता मीन्स इस पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होता तो उसकी वजह से फोर्स लगती तो एक्सेलरेशन रिजल्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइंस आपको मिल रही हैं, एंड स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई दे रही है दोनों तरफ, और स्लोप कांस्टेंट और एक्सटी ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, ऐसा तभी हो पाएगा जब स्मूथ फ्लोर है, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहां से किक की जाती है ये बॉल, रीबाउंड्स फ्रॉम द बॉल विद रिड्यूस्ड स्पीड। तो पहले केस में आप देख रहे हैं ए जिसे डिनोट किया गया है, इसकी स्लोप थोड़ी ज्यादा है, और दूसरी केस में बी पार्ट में ये नीचे गिरती हुई दिख रही है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मीन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है इट इज moved from the wall, rebounds from the wall with reduced speeds and moves to the opposite wall with stop speed। और कुछ देर बाद ये स्टॉप हो जाती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ी हो जाती है उन वर्टिकल डायरेक्शन जो कि डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, तो वही यहाँ पे शो किया गया है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इन डिस्क्रिप्शंस के इवेंट्स को विद द ग्राफ।
In the second case, a ball is thrown up with some initial velocity, rebounds from the floor with reduced speeds after each hit. तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी है एंड वीटी ग्राफ के अंदर ये जो लेंथ ऑफ लाइन होती है इट डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जितनी लंबी होगी ये लाइन उतना ज्यादा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये रिड्यूस हो रहा है हर टाइम में आफ्टर ईच हिट, वही शो किया जा रहा है, इसकी लेंथ रिड्यूस हो रही है। एंड इनिशियली जब टाइम स्टार्ट होता है तब कुछ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी थी, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो क्वाइट सिंपल ग्राफ। एंड इन द थर्ड केस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। पहले क्रिकेट बॉल मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्म मोशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी मींस जीरो एक्सेलरेशन। तो पहले जीरो एक्सेलरेशन था, वही यहाँ पे शो किया गया है। एंड इट इज टर्न्ड बैक बाय हिटिंग विद अ बैट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो कांस्टेंट वेलोसिटी थी उसकी पहले, तो उसने जब बैट से हिट किया तो डायरेक्शन उसका अपोजिट हो गया, तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो अगेन एक्सेलरेशन आएगा। और दूसरी चीज उसने हिट किया तो स्पीड भी उसकी इंक्रीज होगी, तो अगेन एक्सेलरेशन आएगा। तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन आ रहा है, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बिकॉज हिट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और उसी इंटरवल टाइम में पीक आती है एक्सेलरेशन की। दिस इज शोन बाय दिस ग्राफ एंड यू कैन दैट्स हाउ रिलेट विद द डिस्क्रिप्शन। ये डेफिनेटली आपको आना चाहिए करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, साइंस बताने आपको पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, और एक्सटी प्लॉट एक आपको गिवन है। यहाँ कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं, इन पे आपको साइंस बताने हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक्सटी प्लॉट में स्माइली ऊपर की ओर बना हुआ या नीचे की ओर, उससे डिसाइड होता है कि एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 0.3 सेकंड पे आप इसको बता सकते हैं, यहाँ कहीं होगा ये टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे देखिए स्माइली सीधा बन रहा है ऐसे, यहाँ पे तो सीधा बनता है तो पॉजिटिव होता है एक्सेलरेशन, तो इस केस में पॉजिटिव है। 1.2 सेकंड पे नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ कहीं होगा 1.2 सेकंड। एंड इस इंटरवल में आप देख रहे हैं ऐसे बन रहा है ये ऐसे, तो सैड हो रहा है यहाँ पे फेस, तो नेगेटिव हो गया एक्सेलरेशन। एंड -1.2 सेकंड यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐसे बन रहा है, पॉजिटिव होगा यहाँ पे भी एक्सेलरेशन। अब ये तीनों देख लिया हमने। वेलोसिटी और पोजीशन डिसाइड करना तो बहुत ही आसान है। जो नेगेटिव एक्सिस की ओर होगा वो होगा जिसमें नेगेटिव पोजीशन, और जो पॉजिटिव की होगा वो उसमें पॉजिटिव। वेलोसिटी होगी स्लोप इसकी, ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, उससे वेलोसिटी डिसाइड होगी। सो 0.3 और -1.2 सेकंड में वर्टिकल एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस गिवन है, तो ओरिजिन से नीचे है उसकी पोजीशन इन दोनों ही केसेस में। सो नेगेटिव होगी 0.3 और 1.2 सेकंड में, और पोजीशन पॉजिटिव होगी 1.2 सेकंड में, क्योंकि ओरिजिन से ये ऊपर है। ये था पोजीशन का। और वेलोसिटी स्लोप होती है 0.3 सेकंड्स पे। यहाँ की आप देख लीजिए एंगल ये बना रहा है ओब्ट्यूस, जो कि नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी है। एंड 1.2 सेकंड में एंगल बन रहा है एक्यूट 90 से कम, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और यहाँ -1.2 में अगेन एंगल बन रहा है 90 से कम, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा वेलोसिटी। तो दैट्स हाउ यू डिसाइड द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एक्सटी ग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, आपको एक एक्सटी प्लॉट दिया हुआ है और बताना है किस इंटरवल में ज्यादा ग्रेटेस्ट होगी स्पीड और किस में लीस्ट होगी, और साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी बताना है आपको इन तीनों इंटरवल्स में। तो एक्सटी प्लॉट की जो लाइन होती है उसकी स्लोप होती है स्पीड, जिसमें स्लोप सबसे ज्यादा होगी उसमें सबसे ज्यादा है स्पीड। तो सेकंड इंटरवल में आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट हुई जा रही है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो इसमें लीस्ट होगी स्लोप, तो वेलोसिटी लीस्ट यानी स्पीड लीस्ट। और तीसरे इंटरवल में स्लोप सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी यानी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। अब साइंस की अगर बात करें वेलोसिटी का, तो फर्स्ट एंड सेकंड इंटरवल में एक्यूट एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इनमें होगी पॉजिटिव वेलोसिटी। और तीसरे में बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसलिए इसमें नेगेटिव वेलोसिटी होगी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी सिमिलर ही टाइप का क्वेश्चन है ये। फिगर 3.25 स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे गिवन है, पीछे xt था। कौन से इंटरवल में एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट है और किस में स्पीड ग्रेटेस्ट है, एवरेज स्पीड, ये आपको बताना है। तो वीटी ग्राफ की स्लोप होती है एक्सेलरेशन, है ना, आप देख सकते हैं इसमें दूसरे इंटरवल में स्लोप सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है आपको, तो इसमें एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। स्पीड टाइम ग्राफ तो ये है ही, तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड शो हो रही है, तो सबसे ऊंचा जो लाइन बन रही होगी जिसमें उसमें स्पीड ग्रेटेस्ट होगी, तीसरे इंटरवल में सबसे ऊंची बन रही है, तो इसमें ग्रेटर स्पीड होगी। इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपसे साइंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी पूछे इन दीज थ्री इंटरवल्स, और ए बी सी डी इंटरवल्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पूछी है, पॉइंट्स है ABCD बेसिकली। तो ए हो चाहे बी हो चाहे सी चाहे डी, इन सभी पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन पहले टू टाइम एक्सिस आ रही है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो इन सभी केस में एक्सेलरेशन जीरो है। एंड बात करें अगर साइंस की, तो स्पीड ग्राफ आपको दिया हुआ है, एंड स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो तीनों ही इंटरवल्स में वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी। एंड एक्सेलरेशन होती है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, एंड स्लोप अगर एक्यूट आ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ऑब्ट्यूज आ रही है तो नेगेटिव। दूसरे इंटरवल में ऑब्ट्यूज स्लोप दिख रही है आपको 90 से ज्यादा, और पहले में और तीसरे में एक्यूट है 90 से कम, तो इन दोनों में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। पहले इंटरवल में तो दिख जाती है आपको कि ये 90 से कम एंगल आ रहा है, लेकिन तीसरे में आपको जूम करना पड़ेगा। इस टाइम इंटरवल पे आप टेंजेंट खींच सकते हैं, और यहां से आपको पता लगेगा कि थीटा यहाँ पे आ रहा है 90 से कम, तो वो एक्यूट है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया इस केस में। In question number 23, a three-wheeler starts from rest, accelerates uniformly with 1 meter per second square on a straight road for 10 seconds, and then moves with a uniform velocity. तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट कर रहा है 10 सेकंड्स के लिए, तो 10 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी उसकी, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं। और आपसे डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग nth सेकंड वर्सेस n का प्लॉट आपको बनाना है, ये पूछा है इस ग्राफ में। nth सेकंड जैसे फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड सेकंड वर्सेस दैट सेकंड ओनली, ये आपको ग्राफ बनाना है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस ग्राफ ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन, अ स्ट्रेट लाइन और अ पैराबोला, तो ये क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड पैरेलल टाइम एक्सिस फॉर यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अब इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे nth सेकंड का जिक्र हुआ है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ये रिलेशन एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको यूज कर लिया गया, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है u, यहाँ पे t भी है, क्योंकि nth सेकंड यानी किसी एक सेकंड में डिस्टेंस का ट्रैवल है, तो यहाँ पे एक लिखा, एक सेकंड लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए u के साथ 1 है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो u t है ये 1 सेकेंड प्लस हाफ a इंटू 2n-1, ये फॉर्मूला होता है nth सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस का, यही आपको यहाँ पे यूज करना है। एंड फिर प्लॉट करना है nth सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस वर्सेस n। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते जाइए, n इज टू 1 पुट कीजिए, तो फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस आपको ट्रायल मिलेगा 0.5 मीटर, उसके बाद n इज टू 2 पुट कीजिए तो 1.5 मीटर आएगा, एंड देन सो ऑन। आप 10th सेकेंड में देखेंगे 9.5 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, और फिर 10th सेकेंड के बाद जब 11th सेकेंड होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, 10 सेकेंड तक ही एक्सेलरेशन था, और 10 मीटर पर सेकेंड तक इंक्रीज कर दी, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा था, तो 10 मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड होगी एट 11th सेकेंड, एंड ये कांस्टेंट रहेगी सिर्फ यही स्पीड। एंड 10 मीटर का डिस्टेंस फिर 1 सेकेंड में कवर होगा, तो यही डिस्टेंस कवर होगा आगे फिर सारे इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ये 10 सेकेंड के बाद ये शो किया गया है
एंड कंटिन्यूअसली ये एक सेकंड पर्टिकुलर सेकंड्स में nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ये 1 से लेके 10 सेकंड से शो हो रहा है। तो अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टुवर्ड्स द टाइम nth टाइम एक्सिस, और you can say a straight line inclined with the time axis for uniformly accelerated motion and parallel to the time axis for uniform motion where acceleration is zero is the plot of this graph, and that's how you can answer this question. यहाँ पे आपको इस बात में क्लियर रहना है कि दिस लाइन इज इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस एंड इंक्लाइंड फ्रॉम डिस्टेंस एक्सिस। ये जो nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है from this axis it is inclined and with the time axis। तो from और with में कंफ्यूज मत करिएगा, आपको ये क्लियर होना चाहिए। टाइम एक्सिस के टुवर्ड्स विद inclined है ये। तो क्वेश्चन नंबर 24, a boy standing on a stationary lift open from above throws a ball upward with maximum initial speed is can 49 मीटर पर सेकंड, how much time does the ball takes to return to his hands। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। If the lift starts moving off with a uniform speed of 5, boy again throws up with maximum speed, तब उसको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है मोमेंटेरीली, तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इन द फर्स्ट इक्वेशन, एंड t इज इक्वल टू हो जाएगा u बाई a या u बाई g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है आपको, जहां पे 10 मेंशन नहीं है, 9.8 ही लेनी है, या फिर कन्वीनियंस के हिसाब से भी आप 10 ले सकते हैं, वो आंसर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ हम 9.8 ही लेंगे क्योंकि आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा। 49u डिवाइड बाई जी 9.8, यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड्स। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको 5 सेकेंड्स लगे, तो उतना ही टाइम अगर आप सिमेट्रिकली देखें तो उसको नीचे आने में, उसकी हैंड्स तक आने में भी लगेगा, तो टोटल उसको टाइम लग गया 10 सेकेंड से। अगर लिफ्ट स्टार्ट मूव करना शुरू कर दे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो अगेन टाइम उसको सेम लगेगा, क्योंकि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है जिससे उसने थ्रो किया, एंड वो तो दोनों ही केसेस में सेम है, मैक्सिमम स्पीड से थ्रो कर रहा है दोनों केसेस में 49 मीटर पर सेकेंड, एंड दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, वो भी इस केस में सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है उस लिफ्ट में, एक्सेलरेशन कुछ नहीं ऐड हो रहा, तो अगेन एक्सेलरेशन भी सेम और इनिशियल स्पीड सेम है, तो टाइम दोनों केसेस में सेम होगा। ये चेंज हो जाता टाइम अगर उस लिफ्ट को एक्सेलरेशन मिल जाता। ये आप देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, जी प्लस या जी माइनस ए एक्सेलरेशन हो जाता है और फ्रेम जब मूव करने लग जाता है, तो उस केस, वो केस अगर होता, एक्सेलरेशन अगर मिला होता इसे, तो टाइम चेंज हो जाता, क्योंकि जी पे डिपेंड कर रहा है टाइम, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जी चेंज नहीं कर रहा है और यू तो सेम है ही, तो टाइम पीरियड दोनों केस में सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, a child is running with speed 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। तो इस बेल्ट पे मूव कर रहा है ये चाइल्ड, बिटवीन इज फादर एंड मदर टू एंड फ्रो, जो कि 50 मीटर अपार्ट है इस बेल्ट पे। बेल्ट मूव कर रही है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड। तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में आपको आंसर देना है। ए पार्ट में स्पीड ऑफ द चाइल्ड पूछ रहा है, रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। तो बेल्ट मूव कर रही है 4 की स्पीड से और 9 की स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करेगा चाइल्ड, तो इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी चाइल्ड की स्पीड। जैसे कि पुलिस वैन से जब बुलेट शूट की जा रही थी, तो पुलिस वैन की स्पीड बुलेट में ऐड हो गई थी। स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, तो अपोजिट जा रही है, तो उसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, 9 में से 4 घटा दो तो 5 किलोमीटर आवर पर बचेगी। सी पार्ट में टाइम टेकन ऑफ द चाइल्ड इन ए एंड बी सिचुएशंस। अब देखिए, अगर ये चाइल्ड मूव कर रहा है 9 की स्पीड से और बेल्ट मूव कर रही है 4 की स्पीड से, तो जितना ये इसको फायदा दे रही है इस चाइल्ड को आगे मूव करने में, ये मदर और फादर को भी तो उतना ही आगे मूव करा रही है।
4 किलोमीटर पर आवर से, तो ओवरऑल इसको जो इंक्रीज इन स्पीड मिला था चाइल्ड को वो कैंसल आउट हो जाएगा एंड इसकी अपनी ही स्पीड बचेगी इसके पास। तो टाइम टेकन इन बोथ द केसेस विल बी सेम। एंड अगर आप टाइम टेकन निकालना चाहें तो स्पीड आपके पास है 9 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, 9 इंटू 5/18, तो यहाँ से 2.5 मीटर पर सेकंड आएगी। तो 1 सेकंड में 2.5 मीटर, 10 सेकंड में 25 मीटर और 20 सेकंड में 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 20 सेकंड इज द टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन बोथ द केसेस। यहाँ पे इसको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कैंसल हो जा रही है ये। विच ऑफ द आंसर विल अल्टर विद इफ मोशन इज वीन बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। तो जो आंसर्स आ रहे थे ग्राउंड के फ्रेम में देखने पर मोशन को, वो अल्टर हो जाएंगे, पहला और दूसरा अल्टर हो जाएंगे इससे, क्योंकि इनमें फ्रेम आ जाएगा इस बेल्ट का, इसको स्टेशनरी मारना होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले कर रहे थे। एंड तीसरा किसी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें स्पीड्स कैंसिल हो जा रही हैं इस मोशन ऑफ बेल्ट की, जो कि फादर और मदर को मिल रहा है और चाइल्ड को जो मिल रहा है। तो तीसरा डिपेंड नहीं करेगा, सी विल रिमेन अल्टर्ड एंड ए और बी चेंज हो जाएंगे। जब पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स को आप रेफरेंस मान के इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 26, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 स्टोन थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम क्लिफ edge of a cliff of 200 मीटर हाई विद इनिशियल स्पीड 15 एंड 30 मीटर पर सेकेंड। आपको वेरीफाई करना है जो आगे फिगर गिवन है, दैट इट करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन बिटवीन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो रिलेटिव पोजीशन आपको यहाँ पे बतानी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसा ही ये कंसेप्ट हो गया है। अगर x2 की आप मान ले x2 पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन एंड x1 इज द फर्स्ट वन, तो x2 माइनस x1 होगी इसकी रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी के ही जैसा है ये। सबसे पहले तो इसमें आपको वेरीफाई करना है कि जो आपको फिगर गिवन है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम वेरिएशन को। एंड दूसरा आपको इक्वेशंस भी बतानी है आगे जो गिवन है ग्राफ उसमें लीनियर और कर्व्ड पार्ट्स के लिए। तो सबसे पहले तो इसको वाईफाई कर लेते हैं, वेरीफाई। 8th सेकंड पे अगर आप इस टाइम इंटरवल पे इनके इक्वेशंस के अंदर पुट करके देखें, उस पे डिस्टेंस क्या आ रहा है। अगर 120 मीटर आ रहा होगा एक का और दूसरे का डिस्टेंस क्या आ रहा है, इससे आप इस ग्राफ को वेरीफाई कर सकते हैं। x2 माइनस x1 यहाँ पे गिवन है और ये टाइम एक्सेस है। तो 8 सेकंड पे इसको वेरीफाई करके देखते हैं। पहला जो पार्टिकल है, स्टोन है, वो 15 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। 200 मीटर उसका इनिशियल डिस्टेंस भी है, क्लिफ से यानी एक हाइट से वो फेंका गया है। सो एक्स नोट इनिशियल डिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया हमने। डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसमें टाइम भी आता है क्योंकि यहाँ पे टाइम से हमें निकालना, तो डिस्टेंस और टाइम हमें चाहिए। यूटी यानी 15 इंटू टी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो माइनस जी होगा यहाँ पे, हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम है 8 सेकंड, तो ये हमने लिखा। ये देखिए एग्जैक्टली ये दोनों जो स्टेटमेंट वैल्यूज हैं ये इक्वल आ रही हैं, तो 0 मीटर डिस्टेंस का दिखा रहा है एट टी इज इक्वल टू 8 सेकंड। x1 का पहले स्टोन का जिसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे स्टोन का डिस्टेंस देखते हैं। 200 मीटर की हाइट से वो भी फेंका गया था, 30 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल स्पीड थी एंड एक्सेलरेशन उस केस में यही सेम था। यहाँ आपको डिस्टेंस मिलेगा 120 मीटर। अब x2 आपने निकाली और x1 भी निकाली, x2 माइनस x1 कीजिए, आपके पास आ जाएगा 120 मीटर। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि इन दोनों ग्राफ्स में टाइम वेरिएशन बिल्कुल करेक्ट दी गई है। एंड सेकंड पार्ट में आपको जनरल इक्वेशंस भी बतानी है फॉर लीनियर एंड कर्व्ड पार्ट्स। तो जनरल इक्वेशंस अगर आपको बतानी है तो टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ले सकते आप, टी एज्यूम करना होगा आपको टाइम को। तो 30t हो जाएगा यहाँ पे और 15t हो जाएगा x1 के केस में, बाकी दोनों चीजें सेम है। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 15t, ये इक्वेशन हो जाएगी इस स्ट्रेट पार्ट के लिए अप टू 8 सेकेंड्स ये आएगा। एंड बियॉन्ड 8 सेकेंड क्योंकि x1 0 हो जा रहा है, तो x2 माइनस x1 सिर्फ x2 ही बचेगा, x1 0 हो गया। एंड 200 प्लस 30t माइनस
हाफ 10t² हो जाएगा, हाफ GT², इसको 5t² भी बोल सकते हैं। तो ये कर्व्ड पार्ट की इक्वेशन होगी 8 सेकंड के बाद, एंड 8 सेकंड से पहले लीनियर पार्ट की इक्वेशन होगी x2 - x1 इज इक्वल टू 15t। यहाँ पे कैच सिर्फ इतना था कि आपको पहले ही वेरीफाई कर लेना था एक पॉइंट पे, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। यहाँ पे आपको मिल जाता कि 0 मीटर x1 जो पहला छोटी स्पीड से फेंका था ना जो पार्टिकल 15 मीटर पर सेकंड से, वो उसकी ट्रेजेक्टरी पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, x1 की 0 मीटर पे आ जाएगा वो। एंड इसको आप किसी और पॉइंट्स पे भी वेरीफाई कर सकते थे, मैंने 8 सेकंड पे किया है, 6, 4 या 2 किसी पे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको कि ये बिल्कुल सही है। इसकी इक्वेशन x2 - x1 की इन इक्वेशंस में लगा के वेरीफाई कर सकते हैं आप इसे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, स्पीड टाइम ग्राफ आपको गिवन है और डिस्टेंस ट्रेवर्स आपको बताना है बिटवीन 0 से 10 सेकेंड एंड 2 to 6 सेकेंड। तो स्पीड टाइम यानी वीटी ग्राफ का एरिया होता है डिस्टेंस, वीटी वेलोसिटी टाइम का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड टाइम का ग्राफ होगा डिस्टेंस। तो एरिया आपको निकालना है इसका। एंड फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड्स, ये इट इज क्वाइट इजी। यहाँ पे ट्रायंगल आपको गिवन है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा इसका एरिया। बेस है यहाँ पे 10 सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड है इसकी हाइट। तो यहाँ से 60 मीटर आ गया डिस्टेंस। एंड यहाँ पे पूछा नहीं गया है, लेकिन पीछे आप जब आंसर्स चेक करेंगे तो वहां पे स्पीड भी, एवरेज स्पीड भी गिवन है। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 60 मीटर टाइम ट्रैवल हो रहा है, टोटल टाइम था 10 सेकंड, तो 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये काफी आसान था पहले पार्ट में। दूसरे में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आपको दिया है 2 से 6 सेकंड के बीच में, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो स्पीड ऑलरेडी गिवन थी, यानी हाइट वर्टिकल एक्सिस पे यही है ना 12 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन यहाँ पे इन 2 और 6 सेकंड इंटरवल्स पे, इन पॉइंट्स पे आपको स्पीड भी निकालनी होगी v1 एंड v2। तो उसके लिए सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। इन द फर्स्ट केस ये जो ट्रायंगल है 0, v1 और 2 का, इसका एंगल सेम है एज द ट्रायंगल ऑफ 0, 12 एंड 5। क्योंकि एंगल सेम है इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को सेम बोल सकते हैं। तो हाइट डिवाइड बाय बेस ऑफ वन ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू हाइट डिवाइड बाय बेस ऑफ द अदर। तो v1 डिवाइड बाय 2 शुड बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 5। दिस इज फॉर द फर्स्ट केस, यहाँ से v1 आपके पास आ जाएगा। एंड फॉर द सेकंड केस, ये जो ट्रायंगल है 6, v2 और 10, इसमें बेस है 4 और हाइट है v2। तो v2 डिवाइड बाय 4 अगेन विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से v2 आपके पास आ जाएगा 48 बाई 5। v1 और v2 आने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अगेन डिस्टेंस होगा एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया 2 से 5 सेकंड का और 5 से 6 सेकंड का, अगर आप ऐड करें तो टोटल एरिया आ जाएगा 2 से 6 सेकंड का। अब ये ट्रेपेजॉइड आपके सामने है जो 2 से 5 में है और 5 से 6 सेकंड में है। ट्रेपेजॉइड का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू स्मॉल लेंथ साइड प्लस बिगर लेंथ साइड, ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइड। सो इन द फर्स्ट केस 2 से 5 के बीच में बेस है 3 एंड यहाँ पे v2, यहाँ पे एक्चुअली v1 या v1 हो गई स्मॉल हाइट और बड़ी हाइट तो यहाँ पे 12 हो ही गई है। तो v1 यानी 24/5 प्लस 12, ये दोनों छोटी और बड़ी साइड हमने जोड़ ली। ऐसे ही 5 से 6 के केस में बेस होगा 1 सेकंड और 12 है बड़ी हाइट बड़ी साइड और छोटी साइड है 48/5। तो इन दोनों को ऐड कीजिए 25.2 एंड 10.8, आपके पास 36 मीटर एग्जैक्टली डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। एंड ये 4 सेकंड का इंटरवल है 2 से 6 के बीच में, तो 36 डिवाइड बाई 4 एवरेज स्पीड आ जाएगी आपके पास 9 मीटर पर सेकंड इन दिस केस। सो दैट्स हाउ यू सोल्व दिस क्वेश्चन। एंड इसमें थोड़ा सा ट्रिकी ये पार्ट है कि सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है। बाकी ये जो एरिया है ट्रेपेजॉइड का ट्रायंगल्स का,
ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। यही कुछ ऐसी चीज़ है तो आउट एनसीईआरटी आप बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्योंकि ये यूज होने वाली है इसलिए अभी आपको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट लास्ट में, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल और द इंटरवल्स इन ए एंड बी, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, पूछ लिया था एनसीईआरटी ने, जो मैं अभी बोल रहा था कि एवरेज स्पीड पूछी नहीं है, ये पूछी है, मैं हाईलाइट करना भूल गया ऐसे। तो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस भी और एवरेज स्पीड भी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, जी हाँ ये आखिरी ही है, क्वेश्चन नंबर 28। एक वीटी ग्राफ आपको गिवन है और कौन से फॉर्मूला इसमें से करेक्ट हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इस ग्राफ को देखिए, ये वेरिएबल वेलोसिटी आपको दिख रही है इसमें। तो वेलोसिटी अगर वेरिएबल है एंड इस ग्राफ की स्लोप हर जगह से चेंज होती दिखाई दे रही है, वीटी ग्राफ की स्लोप होती है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बेसिकली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, चेंजिंग एक्सेलरेशन है। तो जितनी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की काइनेमेटिक इक्वेशन थी वो यहाँ पे नहीं लगेंगी। सबसे पहले तो एलिमिनेशन करना है आपको। ए पार्ट में देखिए, x इज इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस x t1 प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बिटवीन दीज टू इंटरवल t1 एंड t2। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल की वैल्यू दी गई है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये एलिमिनेट होगी क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, चेंज हो रहा है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे नहीं लगेगी। दूसरी जो बी पार्ट में आपको गिवन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वो इक्वेशन है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी एलिमिनेट हो गई, ये भी नहीं हो सकती। एंड ई पार्ट में देखिए अगेन आपको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली यानी सेकंड इक्वेशन ही गिवन है। तो ये तीनों एलिमिनेट कर दिया आपने क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये उसी पे वैलिड होती है ये तीनों। एंड सी और डी पार्ट अब देख लेते हैं, और एफ बी ये क्यों होंगे आंसर। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन दिया है सी और डी पार्ट में, ये हमेशा यही होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज एक्सेलरेशन तो है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे डिपेंड नहीं करते, यही वैल्यू होती है इनकी हमेशा। और लास्ट पार्ट में आपको बताया एफ में x2 माइनस x1 यानी डिस्प्लेसमेंट होती है एरिया अंडर द वीटी कर्व। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। वीटी कर्व का एरिया होती है डिस्प्लेसमेंट एंड स्लोप होती है एक्सेलरेशन, ये दोनों चीजें शो करती है वीटी ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सो दैट्स हाउ यू कैन एलिमिनेट दीज थ्री एंड बाकी तीनों को भी आप चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कंसेप्ट विच वी हैव लर्नड इन द थ्योरी। So that's how we are done with the exercise of this chapter। अब कैलकुलस की कुछ चीजें आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की। जितनी एनसीईआरटी में गिवन है सिर्फ उतनी हमें पता होनी चाहिए, वही हमारे एग्जाम में आएंगी। आपको ज्यादा कुछ फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे पहला उसने दिया है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है u, उसके साथ अगर एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी। तो कांस्टेंट नंबर ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगी डिफरेंशिएबल फंक्शन u की du बाई dx। एंड ये हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं, जो डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन था ना उसमें bt स्क्वायर, वहां पे एक फंक्शन दिया हुआ था, उसका हमने किया था 2bt। तो वहां पे कांस्टेंट नंबर था b, वो एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में आ गया था, तो इसका यूज भी हो चुका है। दूसरा है du बाई डी को उसने लिखा है du बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई किया है। ये भी मैं थ्योरी में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिस्टेंस के साथ वेरिएबल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये यूज किया था। बेसिकली इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है अगर du बाई डी टी की डायरेक्टली आपको वैल्यू नहीं गिवन है, dx बाई डी टी की टर्म्स में वो गिवन है, तो du बाई डी एक्स से उसको मल्टीप्लाई करके भी du बाई डी टी निकाला जा सकता है। इस पर्पज के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द चेन रूल। ये दो अलग अलग रूल्स हैं, इसको चेन रूल बोलते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, और इसको डिवीजन रूल बोलते हैं। इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका एक साथ डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा एंड प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय पहला, ये उन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा अलग अलग से। एंड डिवीजन रूल में ऐसा होता है कि
मल्टीप्लिकेशन जो इन दोनों की हो रही थी उसमें पॉजिटिव आता है, डिवीजन में नेगेटिव आता है। एंड एक और इनमें फर्क है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है रहेगा वो नीचे ही डिनोमिनेटर में ही, लेकिन क्योंकि वो नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, इसलिए उसको कंपनसेट करने के उसका स्क्वायर कर दिया गया है, 1/v² multiplied by the differentiation of the function which is present in numerator माइनस द डिफरेंस एज इट इज लिख दिया जो कि न्यूमरेटर में है, एंड डिफरेंशिएशन द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। तो ऐसे आपको लर्न करना है इन सभी फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलस को। ये डी यू बाई डी एक्स को अगेन वही ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ऊपर ये इसको रिपीट ही कर दिया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे डी यू बाई डी वी है और वहाँ पे डी यू बाई डी टी है, ये भी सेम पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब इन फंक्शंस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी आपको लर्न होनी चाहिए किसकी क्या डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन अगर आपको लर्न होगी तो इंटीग्रेशन इसके जस्ट अपोजिट होती है, वो याद हो जाती है। साइन की होती है कोस डिफरेंशिएशन और कोस की होती है माइनस साइन। एंड इसको कंसेप्चुअली भी समझा जा सकता है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको टेबल लर्न करवाई थी एंगल्स की, जहां पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहां पे कोस की वैल्यू 0 होती है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है काटना, जहां पे साइन कटा यानी साइन कुछ नहीं है जहां पे, वहां पे कोस मैक्सिमम होगा ना, तो साइन को काटो जहां पे डिफरेंशिएट करो वहां पे कोस मिलेगा। ये एक है, आप याद रख लीजिए, कोस इसका जस्ट अपोजिट होता है। साइन का कोस होता है तो कोस का माइनस साइन होगा। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये एक आपको याद रखना है। और सेक एक्स का होता है टेन एक्स सेक एक्स, मल्टीप्लिकेशन इनका। इनके जस्ट अपोजिट ये होते हैं जो नेक्स्ट वाले, ये आपको याद हो जाएंगे। टेन का अपोजिट होता है कोट, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन का था, इसका होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक का अपोजिट होता है कोसिकेंट। एंड सेक एक्स का था टेन एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का अपोजिट होता है कोसिकेंट स्क्वायर। एंड कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का फिर होगा, यहाँ पे टेन एक्स था, यहाँ पे माइनस कोट एक्स सेक एक्स था, यहाँ पे कोसिकेंट एक्स होगा। तो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, कोसिकेंट एक्स नहीं है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कोसिकेंट एक्स का वो पूछेगा ही नहीं आपसे। तो अल्टरनेटिवली ऐसे आपको ये याद रखने होते हैं कैसे भी करके। ये इतने तो आपको पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, कभी भी पूछ सकता है इनको एनटीए। डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, या तो किसी क्वेश्चन में एप्लीकेशन यूज करवा लेगा, आ जरूर सकता है ये। अब किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन रेज टू द पावर एन है, अगर वो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है ऑलरेडी हमने थ्योरी में यूज कर लिया है। एन पावर आगे आ जाती है और एन माइनस वन हो जाता है, क्योंकि एक पावर डिक्रीज कर गई ना, तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया था। मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब ये कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन u है जो कि नेचुरल लॉग से जुड़ा है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/u। जो क्या बोलते हैं उसको, रेज टू द पावर 10 वो लॉग होता है उसमें। और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि 2.303 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जब वो नेचुरल लॉग के इक्वल होता है। तो सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन इन दोनों की सेम ही होती है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो log टू द बेस 10 उसकी भी डिफरेंशिएशन यही होगी 1/u। और लास्ट में आपको गिवन है e टू द पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कांस्टेंट नंबर होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यही रहेगा इसका। वैल्यूज इसकी चेंज नहीं होती। e टू द पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू dx बाई dt होती है, थ्योरी में भी हम देख चुके हैं। dv बाई dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ये भी हम देख चुके हैं। लेकिन ये नहीं देखा है हमने सेकंड डेरिवेटिव ऑफ dx बाई dt, ये एक्सेलरेशन होता है। ये एक यूनिक पॉइंट है, यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, क्योंकि वेलोसिटी फर्स्ट डेरिवेटिव होती है इस डिस्टेंस का। एंड वेलोसिटी का भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है इन केस ऑफ एक्सेलरेशन। तो डबल डेरिवेशन ऑफ पोजीशन यानी डिस्टेंस होता है एक्सेलरेशन। ये आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, एंड ऐसे ही लर्न करना होता है बेसिकली, यही इसका कंसेप्चुअल रीजन है। अब इंटीग्रेशन की बारी
एंड जस्ट अपोजिट आप मान सकते हैं डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन से। डिफरेंशिएशन होता है काटना, इंटीग्रेशन होता है जोड़ना। ये सब कुछ नहीं देखना है आपको। कोई फंक्शन है जी एक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा लिमिट के केस में, ये देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी होती है आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद, क्योंकि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स ऑलरेडी गिवन था, तो पहले हमने इंटीग्रेट करके वो लिख लिया और फिर अपर लिमिट करके बी से मल्टीप्लाई किया माइनस लोअर लिमिट ए से। तो ये लिमिट्स जहाँ पे होती हैं वैसे इंटीग्रेशन ऐसे किया जाता है। इसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। जहाँ पे लिमिट्स डिफाइंड होती हैं, जहाँ पे लिमिट्स नहीं पाई जाती उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा ये सब, मैं आ गया सामने इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिमिट्स का कोई फंक्शन गिवन है, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए ये नेक्स्ट पेज पे गिवन है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं एक्स टू द पावर एन का, वैसे मैंने ऑलरेडी आपको लर्न करवा दिया था। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का डिफरेंस बता के इन द थ्योरी, इंटीग्रेशन में माइनस होता है, इंटीग्रेशन में प्लस आ जाता है। एक्स टू द पावर एन का होगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब यानी एक्स टू द पावर टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन, तो एक्स क्यूब बाई थ्री। अब इसकी आपको लिमिट गिवन है एक्स इक्वल टू वन टू एक्स इक्वल टू टू, तो अपर लिमिट यानी एक्स इक्वल टू टू माइनस लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू वन यहाँ पे पुट कीजिए। टू पुट किया तो 8/3 आया, वन पुट किया तो 1/3, तो यहाँ से 7/3 आपके पास आंसर आ जाएगा इस फंक्शन का। तो ऐसे ही सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको गिवन होते हैं नीट में एटलीस्ट, तो क्योंकि मैथमेटिकली इंक्लाइंड पेपर नहीं होता नीट का। और जैसे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है 1/x, वैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल एक्स। जैसे मैंने आपको बताया अपोजिट चीजें होती हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एंड ये जो कंडीशंस हैं ये मतलब रटिएगा आप, ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे, इतने डेप्थ में मैथमेटिक्स में नहीं जाता वो। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स। और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, जस्ट अपोजिट। एंड जैसे डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता किसी इंटीग्रल अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, वैसे ही इंटीग्रेट भी नहीं किया जा सकता। इसका इंटीग्रेशन अगेन ई टू द पावर एक्स ही होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। बस इतने ही फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स थे कैलकुलस के रिगार्डिंग जो आपको करने होंगे इन ऑर्डर टू मास्टर नीट फिजिक्स। इससे बाहर का कोई भी फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हो सके। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बारी। थोड़े से क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत थोड़े, आई थिंक 6-7 हैं। तो पहले केस में एवरेज इन द फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी कैन वैनिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, ये आपसे पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी वैनिश उस केस में कर सकते हैं जहां पे फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कोइंसाइड कर रही है। देखिए ये सिर्फ बी ही ग्राफ में हो रहा है, एक्स टी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पॉइंट है, यहाँ पे कुछ टाइम इंटरवल है जहाँ पे इस पोजीशन पे है ये, और दोबारा फिर आके कुछ टाइम इंटरवल बाद इसी पोजीशन पे आ रहा है। तो ये ऐसा सिर्फ एक ही ग्राफ में पॉसिबल हो पा रहा है जहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। वैसा किसी ग्राफ में और नजर नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। So that's how you can say in B option only average velocity can vanish or become 0 over a suitable chosen T. So B हो गया इसका आंसर। Now second question, a lift is coming from 8th floor and just about to reach the 4th floor. ग्राउंड फ्लोर को ओरिजिन मानते हुए और पॉजिटिव डायरेक्शन को अपवर्ड मानते हुए आपको साइन बताने हैं पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। तो एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था एक, एंड इसके ऑप्शंस इतने आसान बना दिए हैं इस क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने कि आप विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है एंड 8th से 4th फ्लोर की ओर आ रही है वो लिफ्ट, तो एक्स आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे आप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये फ्लो हो रहा है इन 3
क्वांटिटीज का। तो डिस्प्लेसमेंट 8th 4th फ्लोर की ओर, यानी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट उसकी हो रही है, अपवर्ड आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो नेगेटिव होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, बाकी तीनों में पॉजिटिव है। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, सीधे आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में वन डायमेंशनल मोशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है आपको बताना है। तो इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। स्पीड को बोल रहा है वो वेरी कर रही है बिटवीन 0 एंड वी नोट मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, और 0 से बड़ी होगी स्पीड या फिर 0 के इक्वल हो सकती है, यानी मोशन हो ही नहीं रहा, 0 स्पीड है। एंड ये कोई नई बात नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिव ही होगी। तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, वी ऑलरेडी नो इट। अब ऑप्शंस देखते हैं। द पहले में बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम टी मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज। देखिए यहाँ पे वो स्पीड की बात कर रहा है, अगर उसने ये बोला होता कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वेलोसिटी की कंडीशन दी होती, तो हम बोल सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट नॉन नेगेटिव यानी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, एक्स टू माइनस एक्स वन एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तभी बोल सकते हैं आप नॉन नेगेटिव होगी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट के बाद बारे में आप सर्टेन नहीं हो पाएंगे। एंड इसी का भाई है ये डी ऑप्शन है, जिसमें बोल रहा है कि द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट्स। इसी का भी मतलब यही है कि सीधा ही जा रहा है पार्टिकल, हमेशा उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगी, पाथ लेंथ के इक्वल रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसने वेलोसिटी के बारे में बताया ही नहीं है। एंड अगर नहीं बताया है तो हम खुद से ये जानते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट भी दोनों हो सकती है, पाथ लेंथ से कम हो सकती है अगर वो पार्टिकल मुड़ गया तो यू कांट बी असर्टेन अबाउट दीज थिंग्स की डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नॉन नेगेटिव ही होगा, या नॉन टर्निंग पॉइंट होगा उसमें, यानी अगेन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। टर्निंग नॉन टर्निंग पॉइंट का यही मतलब है। अगर वेलोसिटी के बारे में दिया होता तब असरटेन हो पाते, वरना नहीं हो पाएंगे। सी ऑप्शन में भी यही है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो स्पीड क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन से भी एक्सेलरेशन आ सकता है, उससे भी डिसाइड होता है उसका साइन। एंड वेलोसिटी के जब सेम डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन तो वो पॉजिटिव होता है और उसको इंक्रीज करता है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव होता है। तो हमेशा पॉजिटिव होगा ये सिर्फ स्पीड देख के आप नहीं बता सकते, वेलोसिटी होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन थोड़ा समझदारी का लगता है, ये प्रोबेबिलिटी की बात करता है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो सकती है बिटवीन माइनस वी नोट टी टू पॉजिटिव वी नोट टी। ये बिल्कुल सही है। V naught t is the maximum distance that with this speed a particle will travel, and अगर सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो बिना उसका डायरेक्शन चेंज करे तो डिस्प्लेसमेंट भी उसकी यही होगी, यानी ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। और अगर वो डायरेक्शन रिवर्स करता है और ओरिजिन पे आ जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही ट्रेवल करता है तो माइनस वी नॉट टी भी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। सो दीज आर टू क्या बोलते हैं उनको एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। माइनस वी नॉट टी भी हो सकती है एक्सट्रीम लेफ्ट, और एक्सट्रीम लाइट में सबसे ज्यादा वी नोट टी भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है वन डायमेंशन मोशन में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये प्रोबेबिलिटी की बात करता है एंड ये एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। तो आंसर शुड बी बी फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, एक व्हीकल हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्पीड v1 के साथ और अदर हाफ v2 के साथ ट्रेवल करता है। एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो दो तरीकों से एवरेज स्पीड फाइंड की जाती है, एक तो इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है जब कोई पार्टिकल, और एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जब कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस में जब करता है ट्रेवल तो वहां पे यूज किया जाता है हार्मोनिक मीन, एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जब डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है। ये मैं आपको
थ्योरी में भी बता चुका हूँ, v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइड बाई n, एंड ये होता है हार्मोनिक मीन। n जितने उसने डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं इक्वल नंबर के, डिवाइड बाई 1/v1, उन इंटरवल्स में उसकी जितनी इंडिविजुअल स्पीड थी 1/v2 अप टू 1/vn। तो यहाँ पे क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है तो हार्मोनिक मीन लगेगा। दो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ऊपर आएगा 2, तो 1/v1 प्लस 1/v2, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ऊपर चला जाएगा v1 v2 और नीचे बचेगा v1 प्लस v2, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 5, डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको इस इक्वेशन के द्वारा, t-2 का होल स्क्वायर x इन मीटर t इन सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बताना है आपको इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो सीधे सीधे पुट करके देखना होगा, इसमें और कोई तरीका नहीं है। t इज इक्वल टू 0 पे, ओरिजिन पे नहीं है वो पार्टिकल, आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए 0, देन -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, तो +4 मीटर पे है वो when time has started, t is equals to 0, t is equals to 1 second पुट कीजिए, you will get x equals to 1 मीटर, एंड 4 से 1 मीटर पर आने पर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 मीटर। ऐसे ही 2 सेकंड पुट कीजिए, देन 0 मीटर पे उसका पोजीशन हो जाएगी, एंड 1 से 0 आने में उसने 1 मीटर ट्रैवल किया, 3 सेकंड पे 1 मीटर आ जाएगा पोजीशन, एंड 0 से 1 में अगेन उसने 1 मीटर ट्रैवल किया, एंड t इक्वल टू 4 पे 4 मीटर डिस्टेंस, तो 1 से 4 में 3 मीटर उसने ट्रैवल किया, तो 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 4 4 8 मीटर हो गया द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट पार्टिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, जी हाँ लास्ट ही है। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन 2017 का जो फिजिक्स पेपर था, ऑफ कोर्स फिजिक्स में ही, उस नीट का, उसमें एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा नाम बदल दिया गया था, आंसर उसका यही है, यही वहां पे आ गया था। तो ऐसे आपको करने चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस, डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं नीट में। तो क्या कह रहा है ये, इन एट अ मेट्रो स्टेशन गर्ल्स वॉक्स अप अ स्टेशनरी एक्सीलरेटर इन टाइम t1, if she remains stationary accelerator on the accelerator, then accelerator takes her up in time t2। तो जब एक्सलरेटर स्टेशनरी रहता है और वो लड़की चलती है तो वो t1 टाइम लेती है उसको डिस्टेंस को कवर करने में उस एक्सलरेटर के, और जब वो स्टेशनरी रहती है और एक्सलरेटर चलता है तो t2 टाइम लगता है उसको ये डिस्टेंस कवर करने में। आपको टाइम टेकन बताना है जब वो मूविंग एक्सलरेटर पे खुद भी मूव कर रही होती है, तो इन दोनों केस में बेसिकली वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। काफी क्वेश्चंस में हमने किया हुआ है ये, जब मूविंग चीज पे कोई एक और ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो बेसिकली वेलोसिटीज ऐड होंगी यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटीज। तो वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राउंड ये होगी L डिवाइडेड बाय t1, L इज द टोटल लेंथ दैट शी इज कवरिंग एंड t1 इज द टाइम दैट शी इज टेकिंग व्हेन द एक्सेलरेटर इज स्टेशनरी, एंड एक्सेलरेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी L डिवाइडेड बाय t2, क्योंकि t2 टाइम लग रहा है एक्सेलरेटर को उसको ले जाने में। अब जब वो मूविंग एक्सेलरेटर पे खुद भी मूव करेगी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, और L कॉमन ले लिया आपने तो 1/t1 प्लस 1/t2 हो जाएगा, t1 प्लस t2 अपॉन t1 इंटू t2। लेकिन आपसे ये टोटल वेलोसिटी नहीं पूछी है उसकी और एक्सेलरेटर की, आपसे टाइम पूछा है कितने लगेगा इस वेलोसिटी में। तो टाइम निकालने के लिए आप डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है L एंड वेलोसिटी हमने निकाल ही ली, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 यहाँ से आ जाएगी वेलोसिटी द टाइम टेकन बाय द गर्ल, द टोटल टाइम। आगे MCQ 2 टाइप्स हैं जिनके एक से ज्यादा आंसर्स होते हैं, ये जेई मेन में आते होंगे, नीट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं इनको इंक्लूड नहीं करता एनसीईआरटी एग्जांपल्स में।